वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 11, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन आवर डेली लाइफ वी सी पीपल गोइंग टू वर्क। आज हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या देखते हैं कि लोग घर से जाते हैं काम करने के लिए। सम ऑफ देम गो टू एग्रीकल्चरल फील्ड, फैक्ट्रीज, डिफरेंट सिविल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। कुछ लोग एग्रीकल्चर में काम करने जाते हैं, फील्ड्स में काम करने जाते हैं, खेती करने, कुछ फैक्ट्रीज में जाते हैं, कुछ डिफरेंट सिविल सर्विसेज में जाते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेट्रा। सम हैव देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। कुछ के पास खुद की बिजनेस इंडस्ट्रीज होती हैं, खुद का बिजनेस होता है। बाय द अबव वर्क्स दे अर्न इनकम। और जितने भी काम आपको बताए गए हैं इन सभी काम से वो क्या काम करते हैं? पैसे कमाते हैं। द पीपल मीट देयर नीड बाय देयर इनकम। लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरे करने का एक स्रोत जो है वो क्या है? पैसा ही है, इनकम ही है। सम पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू प्रोडक्शन एंड सम थ्रू सर्विसेज। कुछ अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? प्रोडक्शन के थ्रू, कुछ सर्विसेज के थ्रू। इफ़ द इंटायर इनकम ऑफ द पीपल इज एडेड, अगर पीपल्स की सारी इनकम जोड़ दी जाए, द टोटल इनकम विल बी नोन एज नेशनल इनकम। तो जो टोटल इनकम आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। एंड इफ डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन देन द रिजल्ट विल बी नोन एज पर कैपिटा इनकम। और उस नेशनल इनकम को अगर टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है देश की उससे डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पर कैपिटा इनकम। क्या फॉर्मूला हो गया पर कैपिटा इनकम निकालने का? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जितने लोग भी अर्निंग करते हैं देश में उन सभी की इनकम को जब जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाती है देश की टोटल इनकम। जितने लोगों ने काम किया, जो टोटल इनकम आपने निकाली, नेशनल इनकम आपने निकाली, उस नेशनल इनकम को हमने पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से डिवाइड कर दिया तो वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। ये बात आपको समझ में आ गई? ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। और इसी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन कंट्रीज को क्या कहा गया है? डेवलपिंग कंट्रीज कहा गया है। एंड द यूएस, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, इन कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया है। द फोकस इज मोस्टली ऑन द नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन इन द डेवलपिंग नेशंस। जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनका जो फोकस होता है वो किन चीज़ों पे होता है? फूड पे, क्लॉथ्स पे, हाउस पे, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे। बिफोर 1947 इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। 1947 के पहले इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर काम करती थी या ब्रिटिश रूल के कब्जे में थी, ब्रिटिश रूल उसमें चलता था। द ब्रिटिश प्लंडर्ड अवर इंडिया, आवर कंट्री इज वेल्थ रेकलेसली। अब जो ब्रिटिश है उसने हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, निचोड़ दिया है, उसका भरपूर यूज लिया है और आज हमारी जो वेल्थ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। देयर रूल गेव अ सीवियर जॉल्ट टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। जो उनके रूल्स थे उससे जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसमें भी गिरावट आई। द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू यूज इंडिया एज अ वास्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स। जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी वो बेसिकली इतनी ही थी कि वो इंडिया को यूज करते थे रॉ मटेरियल के रूप में और एक मार्केट की तरह जो उनका गुड्स था, प्रिपेयर्ड गुड्स थे, सामान थे, वो इंडिया में बेचते थे और इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। They did not encourage the Indian industries. They could get the raw material from India at a reasonable price and sell their goods in India at much higher rate. As a result of the such policies, India became very poor, independent. India was burdened with a backward economy as inheritance. अब जो ब्रिटिश थी वो काम क्या करती थी?
ब्रिटिश इंडिया के रॉ मटेरियल को बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे खरीदती थी और उनको भी हाई प्राइस पे जो उनके गुड्स थे उनको बेचती थी। और इस तरह की जो प्रोसेस थी, इस रूल से जो इंडिया थी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई और बहुत ही पुअर कंट्री बन गई इंडिया। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है तो उसके ऊपर बर्डन होता है, उसकी जो बैकवर्ड इकोनॉमी है उसका बर्डन। इंडिया में जो मेन, अगर हम लोग बोला जाए तो मेन जो ऑक्यूपेशनल काम है वो है एग्रीकल्चर। तो इंडिया में मेनली अगर हम लोग बात करें तो मेनली किसका जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन इकोनॉमी का स्रोत है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का मतलब है खेती डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट पूरा एग्रीकल्चरल, वही इंडिया का मेन इकोनॉमिक स्रोत है। इंडिया की जो पूरी जीडीपी है वो पूरे बेसिस पे किस पे है, किस पे डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो प्रेजेंट डेट में 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। मतलब आपको ये अच्छे से समझना होगा कि आज हमारी जो हमारा देश है, अगर आज की डेट में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो जाए तो हमारा देश सबसे आगे रहेगा, क्योंकि हमारे देश में 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर क्या है? इंडियन इकोनॉमी का बेस कहलाता है। इट हैज़ 26% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 26% की भागीदारी एग्रीकल्चर की है। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडियन एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स की खेती तो करती है, ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल प्रदान करने का भी काम करती है। प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। देयर इज डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, भिन्नताएं हैं। द टाइप ऑफ सॉइल्स, सनशाइन, रेन, सोइंग टाइम, रीपिंग ऑफ हार्वेस्ट आर द डिफरेंट इन वेरियस एरियाज। हर जगह पे, हर एक एरियाज में अलग अलग टाइम पे या अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, सनशाइन होती हैं, रेन्स होती है, सोइंग टाइम अलग अलग होता है सभी का, और रीपिंग टाइम भी अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? अ वास्ट पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में बहुत बड़ी संख्या किसमें इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। दे गेट एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन्स एंड इनकम फ्रॉम इट। और एग्रीकल्चर के थ्रू ही उनको रोजगार मिलता है, खाना मिलता है, और दूसरा उनकी जो इनकम है वो भी वहीं से आती है। वी गेट रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स पाते हैं। विद द क्रॉप्स प्रोड्यूस फार्मर्स गेट इनकम विच लिफ्ट देयर लाइफ स्टाइल। जो क्रॉप्स उगाई गई हैं, जो खेती हुई है, उस खेती के थ्रू फार्मर्स जो पैसा पाते हैं, उन्हीं पैसे पे, उन्हीं इनकम पे उनकी पूरी ज़िंदगी, या हम बोलें कि उनका पूरा जो रहन सहन है वो डिपेंडेंट होता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट इवन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि इंडिया के हर एक पार्ट में प्रोडक्टिविटी एक बराबर नहीं होती है। इवन टुडे आवर एग्रीकल्चर सॉलिड डिपेंड्स ऑन मानसून। और आज की डेट में भी जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ड्यू टू नेचुरल डिफरेंसेस लाइक नेचर ऑफ लैंड, क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटीज, द फार्मर्स ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर। अब अलग अलग प्रकार का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। द फ्यू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर, और उनमें से कुछ एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स फॉर फार्मिंग। आज के समय पे भी जो बहुत सारे फार्मर्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो पुराने टूल्स, जो ट्रेडिशनल टूल्स हुआ करते थे, उन्हीं के थ्रू ही फार्मिंग करते हैं। दे कैन नॉट मेक
यूज ऑफ रिफाइंड सीड्स, उन्हें रिफाइंड सीड्स यूज करने के लिए भी नहीं मिलती हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन दोनों से भी वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड नहीं रहते हैं, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स खरीद सकें बाहर से। एंड इट इफेक्ट्स प्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें उनकी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट भी डालती हैं अपना। देयर फूड प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो उनके फैमिली मेम्बर्स द्वारा कंज्यूम किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इट इज़ मोस्ट बैकवर्ड एरियाज where forests are in abundance, people make land worth civilization by cutting trees and burning its stem and roots। अब जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे फॉरेस्ट हैं खूब, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लैंड को ट्रीज को काटते हैं, स्टेम्स को उनकी बर्न करते हैं और रूट्स को बर्न करते हैं। द कोर्स ग्रेन्स लाइक ड्राई मेज, मिलेट एक्सेट्रा इज सोन इन दिस लैंड, और उस लैंड में फिर किसको शो किया जाता है, किसको बोया जाता है, मेज, मिलेट और इटिसी। However, this type of farming has been discouraged as forest was adversely affected and production was also very less। और इस तरह की जो फार्मिंग है वो भी बहुत कम है, या इसको भी डिस्करेज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे फॉरेस्ट इफेक्ट होते हैं और दूसरा प्रोडक्शन भी बहुत ही कम होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग ट्रीज और बुशेज विच गिव यील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? ट्रीज को प्लांट करते हैं जिससे प्रोडक्शन जो होता है वो कुछ सालों में मिलता है। दे रिक्वायर इफिशिएंट एंड साइंटिफिक मेथड्स फॉर कल्टिवेशन, स्किल्ड बट चीप लोकल लेबर एंड वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज। और इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है? इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है, स्किल्ड और सस्ते लेबर्स का यूज़ किया जाता है, और मार्केटिंग के लिए वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन इज दस अ लार्ज यूनिट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप ऑन अ स्केल दैट रिजेंबल्स फैक्ट्री प्रोडक्शन, दैट इज टी एंड रबर। और जो ये प्लांटेशन है इसमें लार्ज स्केल में जो प्लांटिंग होती है, सिंगल क्रॉप की मैक्सिमम हुआ करती है, सिंगल क्रॉप को बोया जाता है, प्लांटिंग की जाती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? टी, रबर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, by the use of irrigation facilities, fertilizers, pesticides, farming on the single land continuously and many times in a year is called intensive agriculture। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज करके, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करके एक ही लैंड में बार बार जब खेती की जाती है या एक साल में कई बार खेती की जाती है तो उसे बोला जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। In this type of farming on a small land, more production and income is derived from a small land by agriculture। और इस तरह की फार्मिंग से, एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी डिराइव की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका एग्रीकल्चर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा किसके बारे में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। छोटी सी 2 लाइन और बची हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इन आवर कंट्री वेरियस प्लांट्स एंड फूड ग्रेन्स लाइक पल्सेज, ऑयल सीड्स, फाइब्रस ग्रेन्स, बेवरेजेज एंड कैश क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। हमारे कंट्रीज में फूड ग्रेन्स जैसे पल्सेज, ऑयल सीड्स, फाइब्रस ग्रेन्स, इन सभी चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता है। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे देश में 3 प्रकार से खेती होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप, और कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जो हर सीज़न में भी लगाई जाती हैं जिसे हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं। खरीफ क्रॉप जून से जुलाई मंथ के बीच में हार्वेस्ट की जाती है, क्रॉप की जाती है, और हार्वेस्ट की जाती है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? राइस, मेज, मिलेट, कॉटन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स अक्टूबर से नवंबर के मंथ में इसको बोया जाता है और मार्च और अप्रैल के मंथ में इसको काटा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एंड ऑयल सीड्स। कैश क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स होती हैं? जिन क्रॉप्स के रॉ मटेरियल को बेच करके हम इन क्या
क्या लाते हैं, कैश लाते हैं, मीन्स इनका रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज को बेचते हैं और कैश अर्न करते हैं। इसका एग्जांपल है सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, टी, कॉफ़ी, जूट एंड ऑयल सीड्स आर द मेन कैश क्रॉप्स। ये सारी क्या है, मेन कैश क्रॉप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।